नाजरीन, पाकिस्तान में आज के हमारे मेहमान हैं जावेद अहमद डार साहब। मुख्तसर इनका तारुफ मैं कराना चाहूँगा। ये रफ़ियाबाद हल्के इंतखाब से हाल ही में जीत के आए हैं। ये इनका दूसरा इलेक्शन था। इससे कबले 2008 में जीते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। अभी भी दूसरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे ये जीत के आए हैं और आज हमारे मेहमान हैं। ये हाल ही में मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत और इससे मिलकर जो कोऑपरेटिव वगैरह है, इन कलमदानों के ये काबीना में वज़ीर हैं। उमर साहब की काबीना, उमर अब्दुल्ला साहब की काबीना में। जावेद साहब, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे पहले आपसे कि आपका भी एक सियासी ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रहा है और नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रफ़ियाबाद जो आपका हल्का इंतखाब है, ये काफ़ी इस एतबार से काफ़ी अहम रहा है कि इससे सरकर्दा सियासतदान जो कश्मीर के वो वहाँ से चुन के आए हैं। इसका एक ज़माने में हमाल नाम हुआ करता था। गुलाम रसूल कार साहब उस वक़्त 1967 में वहाँ से मुंतखब होके आए थे और उसके बाद आपके वालिद साहब ने भी 1972 का इलेक्शन वहाँ से लड़ा था और जीता भी था इलेक्शन। और लेकिन उसके बाद लगातार काफ़ी साल तक ये जो हल्का इंतखाब था ये मोहम्मद दिलावर मीर साहब की गिरफ्त में रहा। इस एतबार से कि 1977 का इलेक्शन जब था, शेख साहब ने वहाँ से मतलब जो उनकी क़यादत में लड़ा गया, उस वक्त ये जीते और बाद में उन्होंने इनको मिनिस्टर भी बनाया दिलावर मीर को, और 83 में भी वो मिनिस्टर बने। लेकिन बाद में वो जब सरकार यहाँ बनी गुलाम मोहम्मद शाह की तो उसके साथ मिल गए। लेकिन फिर एक वक्फा बीच में था जो 1987 का था जिसमें गुलाम मोहम्मद खान आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। लेकिन उसके बाद जो भी इलेक्शन आए दिलावर मीर साहब ही आए किसी न किसी पार्टी के रूप में। 1996 का इलेक्शन जनता दल के टिकट पे, 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे मुख्तसर वक्त के बाद वो वहाँ से फिर चले गए, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर दोबारा 2006 का जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ वह भी वो जीते। उसके बाद 2008 का इलेक्शन है जिसमें जब आप तालीम छोड़ करके वापस आए थे वहाँ पुणे से, तो जो आपने लड़ा और आपने वो जीता भी। हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इतना बड़ा किला जो मीर साहब का वहाँ पे था, ये आपने किस तरह से तोड़ा और किस तरह से आपने 2008 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन जीता? देखिए फ़याज़ साहब, सबसे पहले ये कि मेरे वालिद साहब पहले वहाँ 72 में पहले एमएलए थे, वो रफ़ियाबाद के लोकल एमएलए यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ डार साहब में जो मेरे वालिद थे। उस वक्त कांग्रेस से लड़े थे वो। उससे पहले सोपोर से कार साहब लड़ते थे, फिर मेरे वालिद ने 72 में इलेक्शन लड़ा, वो जीते। 77 के बाद फिर दिलावर साहब रहे वहाँ पर एमएलए और वो काफ़ी देर तक रहे। फिर 83 में उनका वो पार्टी का वो चेंज ऑफ गार्ड हुआ, पार्टी बदली उन्होंने, फिर गुलाम मोहम्मद शाह साहब के साथ चले गए। फिर 87 में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ जीतती थी। अच्छा, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत जमात थी वहाँ पर। अब कुछ वजूहात की वजह से उनका जो काडर था वो डिस्करेज हुआ था, डिसमेंटल कह सकते हैं आप, डिसमेंटल कह सकते थे आप। वो यूँ कि दिलावर साहब जब आए, क्योंकि उन्होंने हमेशा वो अपना साथ चलाने की कोशिश की ना, अपने लोगों को साथ चलाने की, पार्टी की तरह उसका उतना कोई ध्यान नहीं था। और फिर जब मेरी सियासत में एंट्री हुई तो वो 2002 में हुई, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। उसके बाद 98 में मैं पढ़ाई कर रहा था, छोड़नी पड़ी, वापस आया। फिर पीडीपी के साथ रहा इनिशियली। 2008 में मैंने इलेक्शन 2 में इलेक्शन लड़ा मैंने। 2006 में शायद नहीं, 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ा। तो 2 में आपने लड़ा। उस वक्त पीडीपी के साथ था मैं और कमोबेश मेरे ख्याल से 7,500 पौने 8,000 वोट लिए थे मैंने। तो वो एक चेंज था उस वक्त। तो उस वक्त कांग्रेस के थे, वकील साहब थे, दिलावर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, शामिल हुए थे। इससे पहले जनता दल में 1996 के इलेक्शन में जनता दल, हाँ शायद मेरे ख्याल से ये कुछ 2000 करीब या 2001 में शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो फिर वो उन्होंने लड़ा था इलेक्शन। तो वो एक शुरुआत हुई। फिर जब पीडीपी सरकार में आई तो जाहिर सी बात है एक सियासी इंसान का कद बढ़ता रहा और लोगों के काम हुए, लोगों को चेंज लगी और लोगों को बदलाव लगा। उस हिसाब से फिर लोग हमसे जुड़ते गए और ख़ासकर नौजवान तबका जो है जुड़ते गए। उसके बाद फिर 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ा। जब दिलावर साहब ने शिफ्ट किया पीडीपी में
बाई इलेक्शन लड़े, वो जीते वहाँ से और फिर वो मिनिस्टर बने। 2 साल करीब रहा, 1.5 साल करीब रहा वो फिर मिनिस्टर। फिर वो आज़ाद साहब और वो पीडीपी का इख्तिलाफ हुआ वो लैंड रो के हिसाब से, तो फिर नए इलेक्शंस हुए 2008 में। तो मैंने कॉन्टेस्ट किया, तो मैं कम मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन से 200-250 वोटों से मैं जीत के आया। तो फिर उमर साहब की इस काबीना में एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करता रहा जी। इसमें बाद में कुछ तब्दीलियाँ आई, ये कि 2014 के इलेक्शन में दिलावर मीर साहब के जो फर्जंद यावर दिलावर मीर वो वहाँ से लड़े और जीते भी, लेकिन उसके बाद फिर जो 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ अभी 2024 का, तो इसमें फिर आप वहाँ से मुंतखब किए गए। ये तब्दीली क्यों है? बेसिकली वो मैं अपने टेन्योर में 2008 से लेकर 14 तक जी। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। डेवलपमेंट के हवाले से मैंने बहुत सारे काम किए वहाँ पर, और मेरी कोशिश रही कि जो हमारा डाउन रोड है उनको अपलिफ्ट किया जाए। रोड्स के हवाले से मैंने काफ़ी रोड्स, इंस्टीट्यूशन, नए इंस्टीट्यूशन बनवाए हुए, हॉस्टल्स बनवाए, नई एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बने, तहसील के हवाले से, पंचायतों के हवाले से, पुल्स मैंने कम से कम 25-30 छोटे बड़े पुल मैंने बने। तो लोग वो चीज़ को याद भी करते थे इन सालों में। फिर 2014 में जो इलेक्शन हुआ, फ्लड्स आया पूरी रियासत में, उसकी वजह से जनरली हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे जी वो हार गए। बहुत सारे लोग हार गए। वेव सी बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और पीडीपी के ने उसका फायदा लिया। बिल्कुल। पार्लियामेंट में हमने लड़ी, पार्लियामेंट हमने हारा उस वक्त जी। तीनों नशिस्तें हमने हारी। बिल्कुल। तो एक वो सेटबैक जैसा हुआ। फिर 2014 में जब हमने इलेक्शन लड़ा, मुझे याद है हमारी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं थी। हम पेश 15,000 वोट लिए मैंने, लेकिन नाराज़गी थी, लोग नाराज़गी थी, और 15,000 वोट हमने लिए। और दिलावर साहब के हक में ये भी हुआ कि वो खुद कन्विक्ट हुए, उनका पुराना कोई केस था उसमें वो कन्विक्ट हुए। फिर लोगों में सिंपैथी आई, रिश्तेदारों में, वर्कर्स में। तो फिर यावर साहब उस वक्त कामयाब हुए, बड़े मार्जिन 2-2.5 हज़ार वोटों से वो जीत गए। फिर वो एज एमएलए रहे, फिर 15, 16, 17, 18 तक जब तक सरकार थी, फिर बाद में डिज़ोल्व हुई। तो उनकी परफॉर्मेंस कोई मतलब उस तरह की नहीं रही जो लोग एक्सपेक्ट कर रही है, जो लोगों ने मुझसे देखी थी। तो फिर उसके बाद एप्रोगेशन हुआ, उसके बाद फिर लोग वेट करते रहे। फिर जब मौका मिला लोगों को वोट डालने का, तो उन्होंने आज भरपूर वोट डाले। और साथ साथ ये भी बताऊँ कि डिलिमिटेशन के बाद सोपोर का एरिया हमारे साथ रहा, जंगीर का एरिया। जावेद साहब, 2008 में और 2014 में कम मार्जिन के साथ वहाँ पे आप पहले जीते थे, बाद में यावर दिलावर मीर जीते थे, लेकिन इस बार आपने अच्छी ये जो विक्ट्री हासिल कर लिया अच्छे मार्जिन के साथ, 9,200 के मार्जिन के साथ इस वक्त जीत गई। आपको लग रहा है कि ये एक आपकी ज़ाती तौर पे आपकी पॉपुलैरिटी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, या ये कि यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद यहाँ पे एक जनरेट हुआ था वेव जिसके बेनिफिशियरी बहुत सारे लोग हैं और आप भी हैं? फयाज साहब, मैं बताऊं यहाँ पर बेसिकली हमारी जो पार्टी है, लोगों को इस बात का कहीं एहसास है, इस बात का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो हमें बुनियादी सहूलियत और जिसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो हमें आगे लेके जा सकती है। और अपनी मेहनत, काडर की मेहनत, लोगों का भरोसा, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही इंसान जो है आगे बढ़ता है और कामयाबी हासिल करता है। हम ज़रा पीछे जाएंगे, आपकी जो परवरिश हुई थी और उस वक्त आप क्या बनना चाहते थे, आपका कैरियर क्या था, किस फील्ड में आप जाना चाहते थे? सच कहें तो कुछ याद भी नहीं आप क्या बनना चाहते थे। अल्लाह ताला की मुकद्दर यही था कि हम सियासत में आ गए। आपकी तालीम हुई थी पुणे में, आपने पुणे में मैंने मेरी बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स के बाद आपने एमबीए किया था। फिर हाफ वे छोड़ के आया मैं, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, नहीं पूरा कर पाया मैं, 2 सेमेस्टर किए मैंने, उसके बाद रह गया। मुझे अफसोस है उस बात का, पर सियासत पर इन्वॉल्व हो जाता फिर नहीं हो पाती वो सारी चीज़ें। हर बच्चे की ड्रीम्स होते हैं कि मैं ऑफिसर बनूं। हमारे कश्मीर में जहाँ से मैं आया हूँ, हर वालिद का ये एक ख्वाब होता है कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, जो बेशतर उस वक्त के दौर का, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ 80s की, तो हर वक्त यही हर पेरेंट्स का यही था कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। मैंने कॉमर्स लिया, मैं कॉमर्स में कुछ करना चाहता था। तब शुरुआत हुई थी एमबीए की। मार्केटिंग में मैं कोशिश करना चाहता था कि मार्केटिंग में अपना किसी एक कंपनी के साथ जॉब ले लूँ, पर शायद मेरे नसीब में ही था।
आपके जो कलमदान है इसमें शोबे इंतखाबात भी है, इलेक्शन का डिपार्टमेंट भी है। मैं एक सवाल इसके बारे में इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि 2018 के बाद जो यहाँ पे इलेक्शन हुए, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन हैं, शुरू में तो पहले 2 टायर्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका बायकॉट किया, कांग्रेस ने भी किया और मेरे ख्याल से PDP ने भी किया। और उसके बाद यहाँ पे 2019 में एब्रोगेशन के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, उसी साल हुए। और उसके बाद 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, 3 टायर बनाए गए जो ज़्यादातर एक मुतालबा भी था मरकज़ी सरकार की तरफ से भी, काफ़ी दबाव था मुफ्ती साहब के ऊपर कि पंचायत के इलेक्शन करा लें, 73rd और 74th अमेंडमेंट से ये यहाँ पे लागू करा लें। लेकिन इसमें यह है कि रिप्रेजेंटेशन सही तौर से नहीं हुई, मतलब जिसको 5 वोट 10 वोट मिले वो भी मुंतखब हुआ इधर, क्योंकि इस वजह से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP जो बड़ी 2 तंजीमें हैं वो दोनों बायकॉट पे थी। तो आपके जहन में है क्या कि इनको अब इनकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, अदर दैन DDC को छोड़ करके इन सब की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो ये कब इलेक्शन इसके आप कराना चाहते हैं और क्या DDC के इलेक्शन भी इसके साथ आप कराना चाहेंगे? होना तो ये चाहिए था, को टर्मिनस होना चाहिए था जी। PRIs का को टर्मिनस होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए जहाँ सरपंच हाँ एक साथ चले, एक साल काम करें और जो फंड्स जो कैपेक्स का पैसा वैसा आता है वो तीनों एक साथ इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि यहाँ पहले PRIs का पहले ही हुआ जिसमें बुनियादी जो हमारा सरपंच और पंच हुआ, उसके बाद फिर BDC का हुआ, उसके बाद फिर 2020 में जो है DDC को हुआ। अब DDC का जो है इंटैक्ट है अभी, और BDC और पंचायतें हमारी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, उनका वक्त मुकर्रर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब चूँकि हम लोग करने जा रहे हैं इसमें भी वो एक कमीशन बना है वो बैकवर्ड क्लास का, उसकी जो रिपोर्ट्स आने वाली है वो 31 शायद दिसंबर तक आ जाएगी। उसके बाद उस रिपोर्ट पे देखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा, उसके बाद ही सरकार को इस पे फैसला ले लेगी। तो ये जमाती या गैर जमाती बुनियादों पे ये इलेक्शन होंगे? अभी उस पर कोई फैसला नहीं होगा कि पॉलिटिकल होगा नॉन पॉलिटिकल होगा। पहले ये हुआ है कि नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हमेशा होता रहा यहाँ पर, हो सकता था मुझे इसका आइडिया नहीं है, पहले कभी हुआ होगा, और अभी जो है अभी वो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे ही होता है। 2011 के भी जब इलेक्शन हुए थे, पंचायत के इलेक्शन, इससे पहले 2005 में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन वो भी काफ़ी मुद्दत के बाद हुए थे। कभी कभी ये जमाती बुनियादों पर, कभी कभी गैर जमाती बुनियादों पर, लेकिन इम्पॉर्टेंट इदारा हुआ करता था, लेकिन इतने इख्तियारात भी उनके पास नहीं थे। बाद में ये इसमें एक तशवीश ये पैदा हो गई थी कि MLA और इनके बीच में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदे हैं उनके बीच में एक टकराव की सूरत पैदा हो जाएगी। इस वक्त भी एक ऐसी सूरत हाल यहाँ पे है कि कुछ DDCs ऐसे भी हैं जो यहाँ जीत के आए हैं और इनके ख़िलाफ़ लोगों ने मतलब जो इनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, क्योंकि 14 मेंबर होते हैं, तो इनमें से कई लोग वो मानते भी नहीं है कुछ लोगों को। तो आपको लग रहा है कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बहाल करने के लिए, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए अब इसको तोड़ करके एक DDC का भी इलेक्शन इसके साथ करना चाहिए? होना तो चाहिए, असूली तौर तो वही होना चाहिए, साथ में ही होना चाहिए था। अब उनके पास 1 साल है, अभी उस पर कोई ऐसी बात हुई नहीं है। जब भी कोई बात होगी तो आप तक बात पहुंचेगी। मेरा मानना है कि को टर्मिनस होना चाहिए। अब चूंकि इनके पास 1 साल है, बाय द टाइम नेक्स्ट PRI इलेक्शन हो जाएगा, फिर 6 महीने रहेंगे इनके पास, तो फिर 6 महीने अगर आप पहले ही करेंगे इलेक्शन, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर।
आपका जो महकमा है, महकमा ज़राअत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि ये महकमा आज से 50 साल पहले जहाँ पे था आज भी वहीं पे है। जो बीज उस वक्त या जो पेड़ होते थे उस वक्त तो आज भी वहीं पे हैं। बीच में जो हाई डेंसिटी के ये जो पेड़ आए ये सिलेक्टिव लोगों को दिए गए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पिछले 5-10 साल से इसके पीछे बैंक और डिपार्टमेंट के बीच में चलते हैं, और वहाँ पे हमने देखा है बहुत ही सिलेक्टिव सिस्टम। वहाँ पे ऑफिसर जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं, चाहे उसके पास ज़मीन हो ना हो वो नहीं देखते हैं। तो इसमें रैशनलाइजेशन लाने के लिए और मतलब इंसाफ पे मबनी सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या मनसूबा है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप इसके एलाइड सेक्टर्स की बात भी करें जहाँ एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, फिर कोऑपरेटिव अलग डिपार्टमेंट है। इसको रैशनलाइज का आपकी सही बात है। सबसे पहले हमारा ये है कि इसकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो कम से कम 20,000 के करीब है, पर हमारे पास अवेलेबिलिटी है 10,000 के करीब। तो हाफ ऑफ द हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, इसका वैकेंट पोस्ट है। अब उसका प्रोसेस जो है कमर्शियल होता है। अब मैंने डिपार्टमेंट से ये हिदायत भी दी है कि HRM सेक्शन हमारा होना चाहिए जो प्रमोशंस देखे, डिपार्टमेंट को अच्छी तरह देखें, क्योंकि लिटिगेशंस बहुत सारी है। लिटिगेशन के पेश नज़र हम लोग प्रमोशन भी नहीं कर पाते हैं। अगर प्रमोशन करवाते हैं तो फिर दूसरा कोई जो उसका एस्पिरेंट होता है वो लिटिगेट कर वो कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट से फिर हमें वहाँ से ऑर्डर्स आ जाते हैं, स्टे होता है या बाकी चीज़ें होती है। तो पहले वो स्ट्रीम लाइक करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अभी पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उतनी फंड्स नहीं होते थे, पर आप मुझे जहाँ तक मैंने अभी स्टडी किया, हफ्ता ही भर हुआ अभी, HADP हमारा प्रोग्राम है, कैपेक्स है, इसमें काफ़ी पैसा है, काफ़ी फंडिंग है, और हर इसमें कम से कम 29 हमारी एक्टिविटीज़ है डिफरेंट चीज़ों को लेके। हॉर्टिकल्चर की अलग है, फिशरीज डिपार्टमेंट की अलग है, एनिमल हस्बेंड्री की अलग है, शीप हस्बेंड्री की अलग है, और एग्रीकल्चर खुद डिपार्टमेंट की अलग है, चाहे आप वेजिटेबल्स को लेके, एग्जॉटिक वैरायटीज़ को लेके। तो मैं समझता हूँ मैकेनाइजेशन को लेके मैं समझता हूँ कि काफ़ी पोटेंशियल है, और इस पर मेरा फोकस है कि चूँकि मैं खुद से देहात से रहता हूँ, जिस इलाके से रहता हूँ वो सारा इलाका जो फ्रूट से वाबस्ता है, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इस डिपार्टमेंट को और फाल बनाया जाए। प्रमोशंस करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और ग्रास रूट पर। और जो शिकायतें लोगों की है कि बीज नहीं है या गैर मयारी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फोर्समेंट हमारा है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। पेस्टिसाइड्स, सुपीरियर पेस्टिसाइड्स जो आते हैं, फर्टिलाइज़र आते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी जो मॉलिक्यूलर सॉइल टेस्टिंग लैब जो है उनको मजबूत करने की, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी शिकायतें आपने ज़रूर फरमाया, लोगों के अक्सर है कि हम लोग चाहे बागात के हवाले से हो, चाहे वेजिटेबल के हवाले से हो, जो भी हमें फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स मिलता है वो गैर मयारी होता है। अब चूँकि हमारा एक मैकेनिज़्म है, यूनिवर्सिटी को हम बेचते हैं, सैंपल भेजते हैं, वो से हमें वहाँ लिस्ट फराहम करते हैं कि हमने ये चीज़ें जो है सही पाई, उसके बाद आप देख लीजिए। वहाँ वो भी देखना है कि भाई वो मैकेनिज़्म जो सही है गलत है, वहाँ कौन लोग पोस्ट हैं और वो कौन टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं। कहीं एक सालों से तो एक ही नहीं है, मतलब एक टीम तो नहीं है, तो उस पर हम देख रहे हैं। और हमारे जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी काबिल ऑफिसर है और बहुत सालों से उसने काम किया यहाँ पर। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जो ये हॉलिस्टिक HADP जो है प्रोग्राम है या बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स है कंपोनेंट्स में, इसमें जो एग्रीकल्चर है काफ़ी हद तक जो है जो रह चीज़ें जिसके अप्रहेंशन लोगों को थी या शिकायतें थी वो दूर हो जाएगी। बुनियाद जहां हम खड़े हैं, ये है मजबूत इरादे की बुनियाद, मजबूत हौसले की बुनियाद। हम मजबूत हैं। ये घर, ये दरो दीवार, ये राहें, सब गवाह हैं इस मजबूती की। आइए हम आपके इरादों को मजबूत बनाएं। हम हैं TCI Max, सॉलिड स्ट्रेंथ हमेशा।
नई नई स्पीशीज़ आती हैं, बहुत सारी रियासतों में आती हैं, नए तजर्बे करते हैं। अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में किसी दूसरी जगह पे वो सैफरन उगाते हैं, यहाँ से लेकर के उगाते हैं। और यहाँ हमारा ये सिस्टम रहा है कि साल से सिर्फ ये रहा है महदूद पांपोर तक। अभी मैंने अखबार पे पढ़ा था, शायद बारामूला किसी जगह पे भी किसी ने उगाया था तो वहाँ पे ठीक लगा था। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगहों पे उन्होंने, अब इसका काफ़ी पोटेंशियल है बाकी जगहों पे इन चीज़ों को लेने का। इसके साथ दूसरी कई स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे उग सकती है। मैंने कई लोगों को देखा वो ड्रैगन फ्रूट जो लाते हैं वो काफ़ी महंगा होता है, ये तकरीबन 80-100 रुपये का एक होता है। और लोग, और इसके बहुत सारी कीवीज़ बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तक इस बारे में कोई, मतलब हमने देखे हैं इतने मतलब साल से डिपार्टमेंट्स, तो इस बारे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि इन चीज़ों को यहाँ पे लाना चाहिए। जैसे कि कोई उनको लग रहा है कि ये मतलब शजर ममनू है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। इसकी क्या वजह है? और क्या आपके पास कोई मनसूबा है इन चीज़ों को यहाँ पे पॉपुलराइज करने का? बिल्कुल मनसूबा है। जैसे मैंने कहा कि HADP है एक ऐसा प्रोग्राम है जो अगले 5 साल में हमने 5000 करोड़ जो है खर्च करने इस पर, 5000। और जो हमें शिकायत होती थी कि पैसे ही नहीं है, अब इतना पैसा है कि आपको खर्च करने, हमारी जो कैपेसिटी होगी खर्च करने की वो बढ़ानी है। उसमें तमाम एक्जॉटिक वैरायटीज़ है जिसकी आपने जिक्र किया है, कीवीज़ की है लेके या ड्रैगन फ्रूट को लेके या बाकी चीज़ को लेके, वो सारी चीज़ें जो हम इंशाअल्लाह रहमान अगले कुछ सालों में आप देखेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अमलाने की कोशिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी इन्फेंसी में है। अभी लास्ट ईयर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ से ये फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है इसकी इनाग्रेशन करी थी यहाँ, जब वो आए थे यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अब सरकार आई है, पॉपुलर सरकार आई है। और अभी तक वो एक LG साहब चला रहे थे, तो उनका जो अप्रोच या उनकी जो उनका जो दायरा था वो महदूद होता है। पॉपुलर सरकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। MLAs, ऑनरेबल MLAs आए हैं या जो हमारी PRIs आए, उनके ज़रिए इसको इंशाअल्लाह रहमान जो है आम लोगों तक पहुँचाएंगे। सैफरन पे जम्मू कश्मीर को बजा तौर पर एक फ़ख्र हासिल है और इसमें मरकज़ी सरकार का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स लाए, उन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग लैब लगाई, बहुत सारे मराकज़ वहाँ पे पांपोर एरिया में उन्होंने लगाए हैं। और ये जैसे कि हमारे नाजरीन भी जानते हैं, पूरी दुनिया में ईरान से कहीं ज़्यादा इसका जो मयार है उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया के किसी मुल्क के साथ। तो इसको मतलब पॉपुलराइज़ करने के लिए क्या मतलब कोई हौसला अफजाई की जा रही है? दूसरा ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हमने जब 1-2 साल पहले हम पांपोर के इलाके में गए तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे मरकज़ी सरकार ने अपनी इमदाद से यहाँ पे 100 वो जो वेल्स हैं वो यहाँ पे खुदवाए ताकि पानी आ जाए। वो वेल्स सारे के सारे तैयार, उनकी पेमेंट जो मरकज़ से आई वो भी रिलीज़, लेकिन वेल्स कहीं पे काम नहीं कर, पानी कहीं पे नहीं आ रहा है। इन चीज़ों की तहकीकात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। वो सैफरन मिशन के तहत मुझे याद है यूपी हमारी सरकार ही थी उस वक्त, उमर साहब की क़यादत में, मनमोहन साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। सैफरन मिशन के हवाले से 500 करोड़ प्रोजेक्ट जो है एक सैंक्शन हुआ था। उसमें वो जो रेनफेड एरियाज से शिकायत थी कि पानी की हमें प्रॉब्लम्स आ रही, उसकी उस फ्लैगशिप में बहुत सारे एरियाज़ को हमने कैटर किया जो इस एरिया में आते हैं। अब लेटेस्ट उसकी रिव्यू लेनी है मुझे। मैं देखूंगा कि कहाँ तक हम लोग उसमें कामयाब हुए हैं, क्योंकि 10 साल का गैप है, मुझे कोई आइडिया नहीं है उस पर ज़रूर है कि जो आपने शिकायत की है या जो आपने कहा है, सामीन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि मैं खुद उस एरिया में जाऊँगा और देखूँगा जो पैसा वो सही यूटिलाइज़ हुआ है। जो बोरवेल्स हमने 100 के करीब जो लगाए हैं उनकी यूटिलिटी क्या है और क्या हमारी प्रोडक्शन उसके साथ बढ़ी या नहीं, उसमें जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उन चीज़ों को देखा गया या नहीं गया, वो मैं यकीन दिलाता हूँ उनको कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर मैं तफसीली रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा ज़रूर। एक तशवीश की बात यह भी है कि कई साल से, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पिछले 30-40 साल से यहाँ पर एक हमने रुझान देखा है लोगों का कि वो ज़रूरी ज़मीन पर ईंट के भट्ठे लगाते हैं या दूसरे कोई यूनिट ज़्यादातर। तो इसका शिकार अनंतनाग का आधा डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा का सारा डिस्ट्रिक्ट और बडगाम का सारा डिस्ट्रिक्ट, और इस वक्त भी हमारी इतलाक़ के मुताबिक जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को डाटा फराहम किया गया है सरकारी एतबार से, तो उसमें भी 100 से ज़्यादा ईंट के भट्टे
जो बिल्कुल न कहीं पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, और इन लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल तबाही मचा रखी है, नेचर का कम्प्लीटली सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब जब नए जो एग्रीकल्चर के आप चाहे बीज ये लगा दें, ये जो धान की फसल है या कोई और चीज़, या हाई डेंसिटी एप्पल लगा देंगे, वो भी वहाँ पे उगते नहीं हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आप खुद देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आपके जहन में ऐसा है कुछ कि इस पर एक इंसदादी कार्रवाई ज़रूरी है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारी पहली इंट्रोडक्शन मीटिंग हुई थी, सीएम साहब ने ली थी, तो सीएम साहब ने यही बात जो है, जो आप कह रहे थे, इसी बात को लेके उन्होंने एक तशवीश पैदा की कि मशरूम ग्रोथ हो रही है, ये जो ब्रिक लेंस की हो रही है, जिसकी वजह से बेशतर हमारा एग्रीकल्चर लैंड जो है, इसमें इसको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो आपने कहा कि इसमें बहुत सारे जो इलीगल ब्रिक लेंस काम कर रहे हैं, और उनको कैसे परमिशन मिलता है, कौन लोग देते हैं, इसमें एक कमेटी बननी चाहिए जो इस सारी चीज़ों की तहक़ीक़ात करे। जो आपका जो कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट है, इसको लेकर के भी बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे एक हाउसिंग कोऑपरेटिव यहाँ पे बना था, जम्मू में भी बना था, और उसको लेकर के बहुत सारी मतलब शिकायत इस किस्म की हैं कि वहाँ मतलब इस किस्म का एक माहौल पैदा हो गया कि आप और हम जैसे लोग वहाँ पे ले भी नहीं सकेंगे, कोई मतलब लेना ही नहीं चाहेंगे कोई चीज़ ऐसी, जबकि कोऑपरेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये यहाँ पर रहा है एक ज़माने में। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग जब जिन दिनों हुआ करते थे, तो उन्होंने भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया था। इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं मुल्क के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि आपका गुजरात है, वहाँ पे किस तरह से कोऑपरेटिव बिल्कुल फैला। अभी हमारी रियासत का एक IAS ऑफिसर जो वहाँ पे कोऑपरेटिव में मरकज़ी सरकार में थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे पास लाखों करोड़ रुपए के लोन्स हैं जो बहुत सारी रियासतें लेती हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत कोई मनसूबा भी नहीं देती है कि हम यहाँ पे ऐसा करेंगे। तो इसकी क्या वजह है? ये क्यों? बिल्कुल सही है, मैं खुद इसका एतराफ़ करूँगा, कोऑपरेटिव सेक्टर काफ़ी इग्नोर है, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। ये बात सही है। मैं विद हम्बली आई से कि सही बात आपने फरमाई कि हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को किसी तरह इसको बहुत चलाना है। और मैं खुद कायल हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पढ़ा हूँ, मैं देखता हूँ कैसे बेशतर जो रूरल एरियाज़ हैं कोऑपरेटिव का कितना फ़ायदा लेते हैं। वहाँ सोसाइटीज़ है, मल्टीपल सोसाइटीज़ है, और वो बीच बाकी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी बेहतर कैसे बनती है। तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान मेरा फोकस रहेगा कि कोऑपरेटिव की तरफ मैं पूरा ध्यान दूँ, और जो भी इसमें शिकायतें हैं, मेजरमेंट्स हैं, या कहीं कोताहियाँ कमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मतलब एक इमेज ऐसा बन चुका है, मैं ये इसलिए ख़ासतौर से आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि हमारे जो मोस्ट इग्नोर्ड डिपार्टमेंट्स इनमें से एक ये भी है। लोग देखते हैं महकमा जंगलात, R&B, ये देखते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ कोई नहीं जाता। मैं कुछ साल पहले एक स्टडी कर रहा था इसका, यहाँ पे भी कई जगहों पे लोगों ने वो कॉलोनीज़ बनाना शुरू किए, इसके भी स्कैंडल के अंदर स्कैंडल, कोऑपरेटिव बैंक ही एक स्कैंडल, इस किस्म की चीज़ें बन, तो उनको एक क्रेडिबिलिटी बख्शने की ज़रूरत है। तो सख्त कार्रवाई बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरे जहन में कुछ मंसूबे हैं जो शायद इस वक्त नहीं बता पाऊँगा, पर इतना ही आपको यकीन दिलाता हूँ और सामीन को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ जो आपके सुनने वाले हैं, कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान आप इस डिपार्टमेंट को बेहतर पाएंगे, ये आप यकीन रखिए। आप ये जो आपका दिही तरक्की का महकमा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कई साल के दौरान हुई है। अब इसके मरकज़ से बराह रास्त इसके रुकूमात यहाँ पे आती हैं, और पंचायत सेक्रेटरी, BDO साहिबान, ये लोग यहाँ पे करते हैं, और दूसरे इनके जो आपके पंच, सरपंच, तीनों टायर्स जो होते हैं, इनका एक अमल दखल भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ कंसर्न्ड MLA और मिनिस्टर साहब का भी दखल होता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इसमें एक अहम इकाई हैं, वो आपके तहत फंक्शन करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग ये हमें बता रहे हैं कि इतना पैसा इसके तहत आ रहा है कि लग रहा है कि 4-5 साल के बाद यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं रही, इतने सारे काम हो रहे हैं। अब इसमें यह है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो अपने सियासी असर रसूख का या ब्यूरोक्रेसी के साथ असर रसूख का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके मिसयूज़ इन चीज़ों का करते हैं। आप वहाँ पे देखते हैं, एक अगर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी तो आप देखते हैं कि जो सरकर्दा लोग होते हैं कि उन्होंने इसका मतलब अपनी अपनी जगहों पे अपनी पसंद के मुताबिक वो लोग कर देते। ये पहले भी होता था,
2 अक्टूबर को एक मीटिंग करना होती थी, जो एक जलसा करना होता था जिस पर एक इसका बनना चाहते वो पहले नहीं बनता था। अब उन्होंने एक नया निज़ाम इसके तहत लाया, अब एक मजबूरी बन चुकी है। अब इनके जहाँ पे कोई काम होता है वहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, GPS कोऑर्डिनेट, वो सारे के सारे उसमें दर्ज होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि इसमें सुधार अभी तक नहीं आया जो डिज़ायर्ड लेवल पे इसको लाना चाहिए था। आप चूँकि खुद मैं रिपीट कर रहा हूँ देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी नज़र में भी ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपके पास क्या मनसूब है, किस तरह से आप इसको ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बताऊँ कि आपने सही फरमाई, इसमें मेन जो है PRI इसका होता है, रोल होता है, उनकी मुदाखलत होती है जब लोग हम, क्योंकि जो कैपेक्स पूरा आ जाता है वो थ्रू DDC ही आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के आता है, फिर DDC काउंसिल जो होता है उसका अप्रूवल, फिर एक पंचायत का अपना एक बजट होता है, फिर उसके बाद BDC का अपना बजट बन जाता है, बल्कि उसके बाद DDC का। तो उनके ज़रिए है जियो टैगिंग होती है, चाहे PMAY हो या और भी सारे इसमें है, SBM है, रूरल सैनिटेशन के हवाले से है, या NRLM है, सारी चीज़ें जो है अपनी ऑनलाइन, सारी पोर्टल जो ऑनलाइन हो रही है। अब ऑनलाइन के ज़रिए ही अगर आप कोई चीज़ आज करना चाहते हो तो आप मैनुअली कुछ चीज़ नहीं कर सकते हो आप। इसमें टेंडर बाज़ाब्ता होते हैं, और दूसरा अगर आपने काम भी करना है उसमें नरेगा जिसमें लेबर कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट है, कहीं कहीं अभी सुधार लाने की ज़रूरत है और बेहतरी की गुंजाइश है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने रिव्यू लिया इस डिपार्टमेंट का, परसों 5 घंटे का रिव्यू, और तफसीली मैंने इसका रिव्यू लिया है। तो कहीं कहीं है जहाँ पर इंसान सुधार कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ मीडिया में, पर ज़रूर है कि इस पर मैं अपने एक जहन में एक मंसूबा खींचा है, और सरकार की प्रायोरिटी है, क्योंकि ये देहाती तरक्यात जो मिनिस्ट्री है ये बराह रास्त लोगों के साथ वाबस्ता है, खासकर रूरल एरियाज़ में। तो वो सारी चीज़ें हैं जो शिकायतें आपके जहन में जो उभर के आ रही है, वो मेरे जहन में भी है, खदशात है, वो मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा भी और उन खदशात का इजहार भी किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने उस बर्ताव में या जो चीज़ें जो हुई है उनमें वो करेंगे। अब जिम्मेवारी ये भी है कि बहुत सालों से यहाँ सरकार नहीं रही है, अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंस का कम सिस्टम रहा, हाँ 2 ऑनलाइन सिस्टम रहा, उसके बावजूद क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रही ज़्यादा। अब उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आपका कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्टेड लेस होता है और लिमिटेड लोगों के साथ होता है। तो अब चूँकि सरकार आई है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, MLAs है, और उनके स्टेक्स हाई होते हैं, जितने बाकी लोगों के स्टेक्स हाई नहीं होते, इनके स्टेक्स हाई होते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद ये लोगों के पास हर कोई ये चाहता है कि मैं दोबारा MLA बन जाऊँ। और मैं समझता हूँ वो चीज़ को लेके इसमें काफ़ी सुधार आएगा, बहुत सुधार आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जो आपने खदशात ज़ाहिर किए हैं उन खदशात को हम लोग जहन में रखते हुए हम बेहतरी की तवक्को करते हैं और बेहतरी लाएंगे सिस्टम। आप यहाँ पे जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नुमाइंदे की हैसियत से भी हैं यहाँ पे, हालांकि ज़्यादा सवालात हमने किया आपके कलमदान के हवाले से, आपके मिनिस्टर होने के और आपकी ज़ाती ज़िंदगी, लेकिन यह भी हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, क्योंकि आपने वो खुद देख लिया, एक वेव सा जनरेट हो गया जो पहले दिख नहीं रहा था, एक बाद में एक थोड़ा सा अंडर करंट होने लगा, और जब नताइज सामने आए तो लगा कि नहीं वाकई एक वेव था। वेव का मतलब है एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना। तो इसमें जो हमारे जो नौजवान हैं जो एम्प्लॉयबल एज के हैं 18 से 40, ये मैंने आपके दूसरे साथियों से भी सवाल किया है, तो क्योंकि ये बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं ये नौजवान जो इनको पता है कि हम सब लोग सरकारी मुलाजमत हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन वो कहते हैं अगर निज़ाम शफाफ हो तो फिर शिकायत नहीं रहती है। तो इस निज़ाम को मतलब दुरुस्त करने के लिए एक जनरल एस्पिरेशन हम ये देख रहे हैं कि ये जो गुज़श्ता कई साल में जो रिज़र्वेशन का सिस्टम है इसको ओपन मेरिट के लिए कम नीचे किया गया, इसको 30-35% की सतह पे लाया गया, जबकि पॉपुलेशन 70% के करीब है। और दूसरी तरफ से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनकी पॉपुलेशन अगर 70% है तो उनको रिजर्वेशन 70% मिली है। अभी आज की तारीख में अभी मेरे पास आई है एक नोटिफिकेशन, इसके तहत लोग मुंतखब करने हैं, उसमें 163
तकरीबन वो असामियाँ और इसमें से ओपन मेरिट में कोई मेरे ख्याल से 60 के करीब ही आ जाती हैं। ये एक बड़ा मसला है जो ये नौजवान लड़के लड़कियां हमसे सवाल करते हैं कि इसको कब और किस तरह से ये ठीक करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी ये है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। हालांकि मुझे इस बात का एहसास है कि इसमें इख्तिलाफात हैं आपकी और मरकज़ी सरकार के बीच में, या कम से कम मरकज़ी सरकार की पार्टी के बीच में। तो आपके पास ऐसा कोई खाका है जिससे आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत सालों के 5-6 साल के बाद सरकार बनी है 18 के बाद, और लोगों ने मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया और मैंडेट दिया। पर अब सरकार, चूँकि हम यूटी में हैं, यूनियन टेरिटरी में, इसके कुछ अपने मुश्किलात हैं हमें सरकार चलाने में, डिसीजन मेकिंग में। तो फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। हमने जो अपने मंशूर में जो कहा है कि नौकरियों के हवाले से जो बात करी है, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे और पाए तकमील तक उसको पहुंचाएंगे, उसको अमलाने में। और भी आपने जिक्र किया कैटेगरीज़ के हवाले से, उसके बारे में भी हम लोग, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है, पर हमें भी है, उसका एहसास है। और हम भी जब मिलते हैं उस पर बात करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं कि इसका कोई ऐसा हल निकले कि हम के इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नहीं रखना चाहते। हम सब लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं। सरकार जो है, सरकार का ये पहला मंशूर ही होता है, ये सोच ही होती है कि सोसाइटी का हर तबके फ़िक्र का जो है इंसान है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ओपन मेरिट वाले जो जनरल कैटेगरी है वो लोग हो, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। उस तकाज़े से मुझे लगता है कि हम लोग संजीदा हैं इंशाअल्लाह। जब इस तरह की बात आएगी या उस वक्त जब भी ये फैसले होंगे तो सोच समझ लिए जाएंगे। ये जो मैं एक कैटेगरी का जिक्र करना चाहूँगा, रिजर्व फॉर बैकवर्ड एरियाज RBA। तो इसमें लोग ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6000 के करीब देहात हैं, गांव हैं। तो इसमें से कोई 2700 के करीब जो गांव हैं, अब से पहले हमारे हमसे बहुत पहले ये लोग इन्होंने उनको मतलब आइडेंटिफाई कराया है और इस लिस्ट में यहाँ पे रखा है। वो जो गांव हैं, इसमें से बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जैसे कि सरकार का भी दावा है कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, हर एक यही बता रहे हैं। तो जाहिर है कि वहाँ भी डेवलपमेंट हुई होगी और हुई भी है डेवलपमेंट, लेकिन लिस्ट में वो लोग बैकवर्ड हैं। वो वहाँ के जो रहने वाले हैं, गांव के लोग, वो शहर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं या श्रीनगर में रहते हैं, उसका फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। ये एक आम शिकायत यहाँ पे है कि इस निज़ाम को ड्रास्टिकली रिव्यू करने की ज़रूरत, बदलने की ज़रूरत है। कई कैटेगरीज बंद करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि कई कैटेगरी जिनको फ़ायदा इसका मिल चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी दिखाते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रह रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं वो पिछले 30 साल से 40 साल से श्रीनगर में और पॉश एरियाज़ में यहाँ पर रह रहे हैं। एक मसला है यहाँ के नौजवानों में, इसको लेकर के काफ़ी मायूसी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी कोई ना कोई मनसूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होना चाहिए, क्योंकि अब दावा कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन लोगों की और है भी, अभी मिली है। तो इसमें क्या यकीन दहानी आप दे देंगे हमारे नौजवानों को कि उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं RBA की, ये वक्तन फ़ौक्तन हर सरकार ने की है। मतलब जो बैकवर्ड एरियाज़ है उनको RBA में लाने, उस ज़ुमर में लाने की कोशिश की है। उसके बाज़ाब्ता एक बैकवर्ड होता है या फिर उसकी रिकमेंडेशन आ जाती है, फिर सरकार जो है उस पर अपना देते हैं। ये सही है कि जिनको फ़ायदा मिला है, अब वो जो उस बैकवर्ड एरिया में रहते थे, उसके बाद फ़ायदा मिला उनको और उसके बच्चे फिर यहाँ पर है, उस पर रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। वो आपकी बात सही है, अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई कि, पर आने वाले वक्त में शायद इस पर बात होगी, तभी कोई नताइज सामने आ जाएंगे। असेंबली में कई बार ये चीज़ आई कि मुझे याद नहीं कि उस वक्त आप उस वक्त मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या नहीं, लेकिन मैंने खुद सुना है कई लोगों ने ये बताया कि जो फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे पे जो लोग रहते हैं, ऑब्वियसली ये लोग ज़्यादा फॉरवर्ड हैं। इन गाँवों को जो सड़क पे हैं बैकवर्ड, और जो वहाँ से 100 किलोमीटर पीछे हैं वो फॉरवर्ड। तो इस तरह से मतलब अब वो कैटेगरीज के हिसाब से कि वहाँ कौन लोग रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर कोई ऐसा भी गांव है जो रोड पे रहता है, वो जो जिनको हम लोग नानगार कहते हैं जी, जो फार्मर्स जिनको ज़मींदार नहीं नानगार कहते हैं, जो डिफरेंट उसमें डिफरेंट कैटेगरीज लोग होते हैं, तो फिर उसमें आप कर भी क्या सकते हो, उसमें वो फिर वो
लो कास्ट बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो शायद है। पर इसमें एक पॉलिसी बननी चाहिए और रिव्यू लेना चाहिए इस चीज़ का कि इंसाफ तो मिलना चाहिए हर किसी को, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं आने वाले दिनों में अभी सरकार बनी है, अभी काम काज संभाल रही है, और आने वाले दिनों में शायद हो सकता है इस पर कोई रिव्यू लिया जाएगा। एक नया सिस्टम है इस वक्त जो पहले कभी नहीं था जम्मू कश्मीर में। एक जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि यूनियन टेरिटरी है, खुद आप मीटिंग में थे, काबीना की मीटिंग में उमर साहब जिसकी सदारत कर रहे थे, उसमें ये बताया गया, खुद आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक किस्म का डुअल सिस्टम, उन्हें हाइब्रिड बता दिया कि एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो उन्हें तंबीह की ऑफिसरों को भी कि उन्हें इसका फ़ायदा लेकर के अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए। तो ये एक अच्छा सिग्नल लोगों में चला गया है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस किस्म के आश्वासन है, इस किस्म की यकीन दहाइयाँ हैं? हालांकि उन्होंने कहा कि हाईएस्ट लेवल पे एश्योरेंसेस हमें दी गई हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक ये जो सिस्टम है ये एक मतलब मोनोलिथिक एक सतह पे वापस आएगा जहाँ पे एक निज़ाम के तहत ये काम करेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार इससे पहले वाली कभी इस तरह का हुआ नहीं है। कभी यूटी में कभी किसी ने काम नहीं किया, तो ना लेजिस्लेटर्स ने काम किया है, ना ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने, ना किसी ने। एक नए सिस्टम में आप काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है नए सिस्टम में, और पिछले कई सालों से यहाँ ब्यूरोक्रेसी चला रहे थे, एलजी साहब हुकूमत चला रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है इलेक्टेड सरकार से खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपना रवैया बदलना है। पॉपुलर सरकार का एक रवैया होता है, ब्यूरोक्रेसी का एक हाई हैंडनेस अलग होती है। तो जो सीएम साहब का ये था कि सीएम साहब को इस बात का कहीं लगा होगा, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें जो है, या ये कोशिश या बावर कराने की कोशिश की जाती होंगी, यहाँ 2 पावर्स, एक इधर एक उधर। तो सीएम साहब ने उस बात को लेके अपनी जो है उनकी जो पॉलिसी है, उनकी सोच है, वाजिया करी है। वो मिल के आए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आए, होम मिनिस्टर साहब से मिल के आए, और स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने बात करी। उसने कहा ये टेम्परेरी फेज़ है, और ये टेम्परेरी फेज़ जो जाएगा, सही बात है, जो ऑफिसर ये समझते हैं कि भाई इसी निज़ाम में हम चलते जाएंगे, वक्त आने पर अगर वो कोई ऐसी कोताही कमी करेंगे तो फिर वक्त आने पर उनके साथ भी निपटा जाएगा। बाज़ तब्दीलियाँ कवानीन में लाई गई हैं, मतलब रूल्स ऑफ बिजनेस में, मतलब आपके मंशा के मुताबिक वो नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि लाई गई हैं, जिसमें से एक ये भी है कि जो IAS IPS ऑफिसर साहिबान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और दूसरे भी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, तो इनको इनके तबादला अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र्स का जो इख्तियार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हद इख्तियार में दिया गया है, जो पहले हुआ नहीं करता था कि आप डिसीजन ले लेते थे, ऑर्डर एक निकलता था, LG को नहीं जाता था। इधर से ये लोग आपको अपने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कराने हैं, अपने मंशूर के मुताबिक आपकी पॉलिसीज़ वो आप बनाएंगे, ज़ाहिर है। तो आपको क्या लग रहा है जिस वक्त तक ये सिस्टम वापस आएगा, ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई टाइम लग ही जाएगा, इसको रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड वगैरह में और इख्तियारात वापस लाने में, तब तक ये निज़ाम आपकी नज़र में कैसे चला है? क्योंकि आप हेल्म ऑफ अफेयर्स पे इस वक्त हैं, तो कैसे ये चलेगा कि एक मफलूज नहीं होगा सिस्टम, ठीक तरीके से चलेगा? ऑफिसर्स को भी ये नहीं लगेगा कि हमें दो तरफ से प्रेशर में लाया जा रहा है, और आपको भी लगेगा कि हमारी पॉलिसी जो है जो इम्प्लीमेंट हो रही है। मुझे लगता है अभी तक जो ऑफिसर्स जो हमने मीटिंग्स ली, मुझे नहीं लगता कि ऑफिसर्स, हो सकता है कहीं कहीं ऐसा हो, पर मेरे जो अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे लगता है वो सबॉर्डिनेशन अच्छी हो रही है। कार्डर पोस्ट, सही बात है आपने कहा, कार्डर पोस्ट IPS IAS ऑफिसर्स की उनकी नियुक्ति जो है, उनकी जो पोस्टिंग्स है वो LG साहब करने जा रहे हैं। वो भी जैसे पहले कहा में एक टेम्प्रेरी फेज़ है, ज़ाहिर सी बात, एक टेम्प्रेरी फेज़ ये भी निकल जाएगा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है, उनको खुद इस बात का एहसास, ये टेम्प्रेरी फेज़ है, ये जाने वाला है। और हमें आज पॉपुलर सरकार जो है, जो इस लोग जो बड़ी लोगों ने बड़ी मजबूती से लोगों ने जमहूरी निज़ाम में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के लोगों को इंतखाब में अपने नुमाइंदों को कामयाब किया, तो उनको इस बात का एहसास है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमसे नहीं हो पाया कनेक्शन, वो शायद सरकार करेगी। तो उनको इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है। वो ये सबॉर्डिनेशन जो है, मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी दे रहे हैं। अभी आगे पता चलेगा, अभी तक जो है मुझे उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। और अगर कोई लोग ऐसे हों, हर जगह आप यकीन भी कर सकते हो कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई होंगे जो ये बातें फैला रहे हैं, पर अभी तक ठीक ही है, मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम। सरकारी सतह पे 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं जम्मू में, एक है
शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एक वहाँ पे एक कश्मीर में ये 2 हैं और कई साल से ये काम कर रही हैं। वहाँ से निकलते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स, फॉरेस्ट्री के ग्रेजुएट्स, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के ग्रेजुएट्स निकल के आते हैं। इसके अलावा एक नौजवानों की एक तादाद है जो बाहर जाते हैं, जो करनाल, हरियाणा की कई जगहों पे, यूपी में, उत्तराखंड में, वो वहाँ से डिग्रियाँ लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक एडहॉक-इज़्म रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काफ़ी साल तक। एक ज़माने में ये लोग अपने गुलाम हसन मीर साहब के पीछे पीछे चलते थे तो वो उनको बताते थे कि सब लोगों को लगा देंगे। एक ज़माने में लगे भी कोई 2-2.5 हज़ार लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, लेकिन वो सारा सिस्टम एडहॉक बुनियादों पे, जबकि जो आपके पुराने साइंटिस्ट्स हैं एग्रीकल्चर वो सारे के सारे रिटायर हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई मंसूबा है इन लोगों को जिन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल कर ली हैं, उनकी खिदमत का इस्तिफ़ादा करने के लिए, ताकि लोग पब्लिक सर्विस में आ जाएं, दूसरे कि उनको रोज़गार भी मिले, तीसरे कि सरकार को भी फ़ायदा मिले, ऐसा कुछ है आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि 10,000 के करीब हमारे पास वैकेंसीज, तो हमारी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है उसमें अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि क्रिएशन करनी है हमने और कोई बजट नहीं होना है, पहले से मौजूद 10-10,5 हज़ार के करीब है। 10,5 हज़ार की वैकेंट पोस्टें हमारे पास अवेलेबल है। अब यह है कि उनका प्रोसेस किया जाए, इसलिए मैंने कहा कि HRM सेक्शन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। उनकी रेफरेंस PSC को और रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो है उनकी जो नुक्ती जो है उसमें थोड़ा उस प्रोसेस को थोड़ा ईज आउट किया जाए। आप रेफ़र करते हो, पोस्ट टाइम लगता है, 3-4 महीने, 5 महीने, सालों साल लगते हैं, फिर उससे आता ही नहीं है। उस चीज़ पे मैं अभी तक, मेरे ख्याल से अगली काबीना मीटिंग होगी उस पर हम ये बात करेंगे। इनफॉर्मली मैंने सीएम साहब से बात करी है, तो इस पर कोई ना कोई हम डिसीजन ज़रूर लेंगे। ये एक ही डिपार्टमेंट के नहीं है, ये ओवरऑल सब डिपार्टमेंट्स, चाहे जो भी डिपार्टमेंट लें आप, मेरे जिससे अंडर जितने भी डिपार्टमेंट उनमें काफ़ी वैकेंसी है। इसी तरह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में है, CAPD में, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ खाली है। तो उनको पूरा करने के लिए है कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो हमें निभाना है, उनका प्रोसेस ईज आउट करके, ताकि जल्द से जल्द वो जो है उन पोस्टों पे वो आ जाए और जो हमारे नौजवान भी एडजस्ट हो जाएंगे और इस रियासत की भी तरक्की हो जाएगी। कई नौजवान ये शिकायत हमसे करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर्तियाँ तो नहीं हुई हैं, कुछ हुई तो इस पर वो कमीशन लगे, फिर वो तहकीकाती कमीशन, उसकी रिपोर्ट भी कभी किसी ने नहीं देखी, और उसके बदले में जो लोगों को लगाना गया था इस तरह से भी नहीं लगाए गए। 1-2 जगहों पे शायद लगे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मतलब स्कैंडल सामने आए, लगे नहीं। लेकिन जो ये लिस्ट आए, सिलेक्शन के लिस्ट, इसमें एक होता है इनका वेटिंग लिस्ट। तो ये नौजवान हमसे शिकायत कर रहे हैं कि ये 1 साल तक ही रहता है, लेकिन ऑफिसर्स जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 2 जगहों पे, 3 जगहों में सिलेक्ट हुए हैं, कई जो बाहर चले गए वो ज्वाइन ही नहीं करते। ऐसे लोग, ये भी एक तादाद है, और जगहें खाली हैं, सिलेक्ट भी हुए हैं। कानून भी ये है कि 1 साल तक इनको लगाएं, लेकिन ऑफिसर लोग उनको लगाते नहीं हैं। वेटिंग लिस्ट, आपका मतलब वेटिंग लिस्ट ऑपरेट नहीं हुआ, वो हम देख रहे हैं। मुझे भी शिकायतें हैं, मुझे भी बहुत सारी डिपुटेशंस मिली इन दिनों, और मेरे जो हमारे ऑफिस स्टाफ, प्राइवेट स्टाफ, मैंने कहा उनको कि कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप करें। हमने पुटअप भी करी है फाइल कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, उसका जवाब आएगा। ये बात सही है कि वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होना चाहिए और मौका देना चाहिए। अब जो लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, क्यों डिले हुआ, किस तरह डिले हुआ, जाहिर सी बात उनको उन चीज़ों का जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफियात को छोड़ करके, और हमारे नाजरीन को बता दिया कि आपके पास क्या मंसूबे हैं और किस तरह से आप सरकार चलाने जा रहे हैं इस बार। इन बहुत सारी तवक्कात हैं, उन तवक्कात के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब।